वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो आज हम सीखेंगे, पिछली बार हमने सीखा था व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, व्हाट्स मोलर कंडक्टेंस, व्हाट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और आज हम सीखेंगे हाउ दे वैरी विद द डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। सवाल यह है कि हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा इसका वेरिएशन। तो मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर्स में, अगर आप वो भी देख लेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे, तो मैंने आपको देखा था कि हमें एक कंडक्टेंस का कांस्टेंट टर्म चाहिए। एक्चुअली वी नीड टू हैव अ कांस्टेंट टर्म फॉर द कंडक्टेंस। तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूंगा। हम रेजिस्टेंस हमने स्टार्ट किया था। Resistance is a variable because it depends upon the length and area of the cross section. So we shifted to the specific resistivity, specific resistance or resistivity. This is a constant term, but for the metallic conductors. लेकिन हम केमिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, हमें मेटालिक कंडक्टर नहीं हमारे पास होता है, हमारे पास तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। सो वी शिफ्टेड टू कंडक्टेंस बिकॉज हम ज्यादा जो बात करते हैं, ना ही हम बात करते हैं, हम ज्यादातर बात नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस, वी टॉक मोस्टली इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टेंस। सो हम कंडक्ट रेजिस्टेंस को बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टेंस। वी रेसिप्रोकलाइज द रेजिस्टेंस टू फॉर्म द कंडक्टेंस। तो जाहिर सी बात है, कंडक्टेंस विल बी आल्सो द वेरिएबल, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस एंड it will be also depending upon the length and area of the cross section of the conductor. So we shifted to the specific conductance, जिसको आपने कप्पा बोला था। And this specific conductance is a constant. This is a constant term, तो अच्छी बात है, हमें constant term चाहिए, but this is constant for the metals only. मेटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर्स, उनमें होता है ये कांस्टेंट। तो अच्छी बात है, फिजिक्स वालों के लिए तो ठीक बात है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होते हैं एज द करंट कैरियर्स, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। और यहां पे ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इट वेरीज विद द डाइल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था हाउ इट वेरीज, वेदर इट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो आज फिर से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब ये सॉल्यूशन में वेरी होगा, ये कांस्टेंट नहीं है, तो हमें कोई और कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो वी देन शिफ्टेड टू द मोलर कंडक्टेंस and we shifted to equivalent conductance. Specific conductance, it depends upon the number of ions in 1 ml of the solution, and those number of ions we kept a constant as 1 mole. तो फॉर्म हमारे पास आ गया मोलर कंडक्टेंस, और वही नंबर ऑफ आयंस अगर हम रखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो हमारे पास आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या ये मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जहां की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, क्या ये कांस्टेंट है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस? अगर कांस्टेंट है तो हम किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू उठा के बुक्स में पब्लिश कर सकते हैं, तो किसी भी दो इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये सारी मेहनत तो जाया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि सो दैट वी विल रीच टू द कांस्टेंट टर्म। तो आज हम इसीलिए देखेंगे हाउ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वैरी विद द डाइल्यूशन। क्या ये वैरी होते हैं? अगर वैरी नहीं होते तो ठीक बात है, तो कांस्टेंट है। अगर वैरी होते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म पे कैसे पहुंचेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो पहली बात, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए मैंने पिछली बार बोला था हमारे पास वी शैल हैव 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास, चलो मैं लेता हूं 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन विद अस। इसमें हमारे पास 4 आयंस, वी हैव 4 आयंस विद अस। तो इस वाले सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस विल बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। So specific conductance for this solution or conductance for this solution that will be due to 4 ions present in 1 ml. अब मैं इसको वाटर ऐड करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा, डाइल्यूशन।
वी आर एडिंग वाटर टू इट। कितना वाटर डालेंगे? 1 ml और डालेंगे, 2 ml बनेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन ऐसे आएगा। दिस इज 1 ml, दिस इज अगेन 1 ml। तो 4 आयन जो इसमें एक ही ml में थे, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द 2 ml, तो इसमें अब 2 ही आयन रहेंगे। तो अब तक 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस था दैट वाज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब 2 ml का जो कंडक्टेंस का वैल्यू जो होगा दैट विल नॉट बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बट 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा, दिस पार्ट, दिस विल बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और दिस विल बी अगेन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब तक स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो था दैट वाज ड्यू टू 4 आयंस। नाउ द कंडक्टेंस इज ड्यू टू ओनली 2 आयंस, दैट मींस कंडक्टेंस हैज डिक्रीज्ड। तो कंक्लूजन क्या हमारे पास आ गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज डिक्रीज्ड। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू है दैट डिक्रीजेस। किस चीज से डिक्रीज होगा? बाय डाइल्यूशन, इंक्रीज वाटर करने से, ऐड वाटर करने से दैट डिक्रीजेस। व्हाई इट डिक्रीजेस? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस in 1 ml that actually decreases. The number of ions per unit volume, number of ions present in 1 ml or 1 centimeter cube of the solution, that decreases. So we are concluding that specific conductance decreases. ध्यान रहे, specific conductance decreases with increase in dilution. That means हम वॉल्यूम जो सोल्यूशन का बढ़ा रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम कर रहे हैं, डाइल्यूशन मींस हम वाटर डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब तक 1 ml था, अब 2 ml हो गए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। यह हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का रीजन क्या है? व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस per unit volume decreases. So this is the statement you shall remember for the competitive examinations. So specific conductance decreases with increase in dilution, with increase in volume, with increase in the addition of water. Why it decreases? Because the number of ions per unit volume decreases. अब और एक चीज यहां पे हम सीखेंगे, जब हम वॉल्यूम ऐड करेंगे, जब हम वाटर डालेंगे किसी में, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है? यू हैव ए बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म विथ यू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जब आप वाटर डालेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इट्स मोलैरिटी डिक्रीजेस। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीजेस मोलैरिटी, मींस डिक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम और डाइल्यूशन, ड्यू टू डाइल्यूशन, दैट मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये दो चीजें आप साथ साथ चला लेंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू डाइल्यूशन, दैट मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो कंसेंट्रेशन उस सोल्यूशन का जो है वो कम हो रहा है। तो दैट्स व्हाई हमने लिखा the variation of specific conductance, molar conductance or equivalent conductance with dilution और concentration, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका कंसेंट्रेशन जो है दैट डिक्रीजेस। तो मैं फिर से ये स्टेटमेंट बनाऊंगा, ध्यान से। डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे, उसका कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखेंगे। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू है दैट डिक्रीजेस। Why it decreases? Because the solution का जो वॉल्यूम है ड्यू टू डाइल्यूशन दैट इंक्रीजेस। सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है दैट इंक्रीजेस, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज होने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। व्हाई? अब दो तरीकों से बोल सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन डाइल्यूशन और ड्यू टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। So this is for the competitive examinations. Now coming to the molar conductance and equivalent conductance. तो molar conductance को सीखने के लिए
हमें सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो पिछले सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आपने ये सीखा होगा, तो मैं यहां पर रिकैपिचुलेट करूंगा। हमें होना चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमें होना चाहिए 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्ट, इसको डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टेंस को ऐसे, लैम्बडा एम से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इस पे क्यों आ गए, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयन्स चेंज होता है, हम वो नंबर ऑफ आयन्स कांस्टेंट रखेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमारे पास जो टर्म आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। अभी हम देखेंगे वेदर दिस इज कांस्टेंट और नॉट, वेदर दिस विल रिमेन कांस्टेंट विद द डाइल्यूशन और नॉट। तो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास होगा सॉल्यूशन में, दैट द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। और अगर हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो उस वक्त कंडक्टेंस का टर्म होगा दैट विल बी नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दोनों पे सेम इफेक्ट होगा, तो हम एक ही को देख लेंगे, तो दूसरे पे जो इफेक्ट होगा दैट विल बी सेम। सो हम मोलर कंडक्टेंस को पकड़ेंगे। 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस। वॉल्यूम कितना भी हो, यहां पे वॉल्यूम वाला टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल्यूम 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, अगर उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, then the conductance of that solution will be known as molar conductance. Now, पिछली बार हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस जो है, ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, बिकॉज 1 मोल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग, शाबाश, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब डाइल्यूशन कर दो। ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से हम देखना चाहेंगे कि मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑन डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, आप खुद बोल सकते हो। जब आपने वाटर डाला, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इंक्रीज और डिक्रीज, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस। और अभी अभी हमने सीखा ऑन डाइल्यूशन वाटर ऐड करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो यही दो वाले इसमें पैरामीटर्स हैं, K डिक्रीजेस, V इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इंक्रीज इन डाइल्यूशन मींस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। दोनों चीजें आप साथ साथ ले सकते हैं। सो K डिक्रीजेस, V इंक्रीजेस, K decreases, V increases. What will be the effect on the molar conductance? अगर K का डिक्रीज ज्यादा होगा, V का इंक्रीज कम होगा, तो इसका असर हमारे पास आएगा। अगर K का डिक्रीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर K का डिक्रीज कम होगा, V का इंक्रीज ज्यादा होगा, तो इसका असर हमारे पास आएगा। अगर K का डिक्रीज ज्यादा होगा, V का इंक्रीज कम होगा, तो इसका असर हमारे पास आएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू। नाउ, अब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि मोलर कंडक्टेंस जो है इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। इसका वैल्यू जो है दैट डिक्रीजेस विथ, सॉरी, दैट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है दिस हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज। तो इसके मतलब क्या है, वॉल्यूम का जो असर है, वॉल्यूम का जो असर है, इंक्रीज इन वॉल्यूम का जो असर है, दैट्स मच मोर देन द इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये वॉल्यूम किस चीज का असर है, ये डाइल्यूशन का असर है। दैट मींस इंक्रीज इन डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज होता है, इतना ज्यादा इंक्रीज होता है दैट ओवर डोमिनेट्स द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस। ये मैथमेटिकली हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट विल बी द रीजन, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है दैट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अब आप बोलेंगे, आपने ये बात तो आराम से समझ में आता है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगा। लेकिन आप तो पूछ सकते हैं ये तो डिक्रीज होता है, इस चीज से तो ये डिक्रीज भी हो सकता है। इसका इंक्रीज इतना ज्यादा है
कि इसका डिक्रीज हमें नजर नहीं आता। आर यू गेटिंग माय नॉट? सपोज वी हैव अ वैल्यू 2 into 4, this is K and this is V, 2 into 4 and it sums out to be equal to 8 molar conductance। अब देखते हैं, इसका मैं डिक्रीज करता हूं, इसको मैं 1 बनाऊंगा। अब इसका मैं इंक्रीज करता हूं, इसको मैं 16 बनाऊंगा एंड दिस विल बी 16 एंड यू कैन सी आपने ये डिक्रीज किया 2 से 1, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये इंक्रीज हो गया 8 से 16 एंड यू कैन सी ये आपने इंक्रीज कर दिया 4 to 16 एंड दिस हैज आल्सो इंक्रीज्ड 8 to 16। दैट मींस V ज्यादा इंक्रीज होता है देन द डिक्रीज ऑफ द K। सो ओवरऑल जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है वो बड़ा वाला टर्म आता है। अब हम सीखेंगे क्यों। फिलहाल तो हमने कंक्लूड कर दिया मोलर कंडक्टेंस जो है इट इंक्रीजेस। किस चीज से इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन डाइल्यूशन की वजह से। इंक्रीज इन डाइल्यूशन का दूसरा मतलब क्या है? ब्रैकेट में मैं लिखूंगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये भी इसका मतलब है। अब सवाल है रीजन। अभी हमने समझाने की कोशिश की थी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये स्टेटमेंट है। मैंने बोला था एक स्टेटमेंट याद रखना है, दूसरा इसका रीजन भी याद रखना है, क्योंकि दोनों चीजें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जैसे कि हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस में देखा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। दिस इज द रीजन फॉर इट। यही वाला रीजन हमें यहां पे भी देखना है, तब जाके हमारे पास जो क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका है। फिलहाल जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया दैट इज मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन बिकॉज, अभी तो हमें बिकॉज नहीं पता, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब रीजन ढूंढने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and another is weak electrolyte। दोनों में सेम होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन रीजन दोनों में अलग अलग है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अभी हम देखेंगे। तो पहले हम उठाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी पहले याद रखेंगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इन दो में आप एक बोल सकते हो। एंड दिस इज the reason is different in case of strong electrolyte and in case of weak electrolyte। स्टेटमेंट सेम है, दोनों में इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें अलग तरीके से इंक्रीज होता है, इसमें अलग रीजन है और इसमें अलग रीजन है। क्या रीजन है पहले देखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे पहले। ध्यान से, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? आपको ये पता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट which is completely ionized in the solution, which is completely dissociated in solution। और ध्यान रखो, अभी जो हम ये सारा देखेंगे, रीजन देख रहे हैं, इंक्रीज देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं, दिस इज ओनली इन केस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट्स, एक्वस सिस्टम। अगर नॉन पोलर ले लेंगे तो सिचुएशन डिफरेंट बनेगा, तब जाके ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्वस मीडियम में हम ये देख रहे हैं। एक्वस जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है दैट इज इन द एक्वस मीडियम, मींस इन द वाटर। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइट है विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जो बिल्कुल आयंस में चेंज हो चुका है सारे का सारा। और इसमें हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट्स 1 और दैट यू कैन टेक एज 100%। दिस इज फ्रैक्शन एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड यू कैन टेक एज 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। अगर हमारे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स है, जब इसको वाटर में डालेंगे 100 के 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, Na+Cl-, सारे डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू द आयंस। दैट मींस ये भी 100 बनेंगे और ये भी 100 बनेंगे। ये बचेंगे कितने? 0 बचेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं। कितने थे टोटल? 100 थे टोटल, तो दोनों को कैंसिल करके एक बन जाएगा। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 11th क्लास में आप इसको पढ़ लेते हैं, हमें इसको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देखनी है, बट सिद्धू आपके लिए बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने ले लिए थे। अगर सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए दैट मींस ये भी 100 ये भी 100 या ये भी 50 ये भी 50, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। और अगर 1 के बराबर आ गया देन द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमें वेरिएशन देखना है इसका, अभी ये वाटर देख के देखेंगे क्या होगा। चलो हमने फिलहाल, आप याद रखेंगे ये सारा डिसोसिएट हो चुका है, अल्फा का वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू 1। अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट मींस उसमें आयंस ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस, दिस इज नोन एज इंटर आयनिक इंटरेक्शन, दिस इज नोन एज इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर मीन्स बिटवीन, आयंस बिटवीन द आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो ऐसे अब आयंस तो थोड़े से मूव भी हो रहे हैं, तो कंडक्टेंस है वहां पे बिकॉज ऑफ ऑल द आयंस। नाउ अब अगर इसमें वाटर डालेंगे, वाटर डालने का मतलब डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन का मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये चीजें आप याद रखेंगे। तो जब हमने वाटर डाला व्हाट विल हैपन, आप खुद बोल सकते हो, तो आयंस तो थोड़े से दूर हो जाएंगे। द इंटरेक्शन अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस दैट डिक्रीजेस, व्हाई दैट डिक्रीज, बिकॉज अब तो आयंस थोड़े से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी कम। और यहां पे जो आयंस की मोबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी, क्योंकि आयंस बंद थे अट्रैक्शन में। अब ये वाला जो आयन है थोड़ा सा तेज चल सकता है, इसकी मोबिलिटी जो है दैट इंक्रीज। सो आप मुझे आयंस तो हमने इंक्रीज नहीं किया ना, हमने आयंस को डिक्रीज कर दिया, बिकॉज इसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ आयंस हमने रखे, चलो 1 मोर रख दिया। लेकिन जब वाटर डाला हमने उन्हीं आयंस के बीच में जो अब तक वो तेज चल रहे थे उससे कई ज्यादा तेज चलेंगे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस हैज इंक्रीज्ड, and when the distance between the ions has increased, the magnitude of interionic attraction that has decreased, and when the magnitude of interionic attraction has decreased, the mobility of the ions, the velocity of the ions, the transport number of the ions has increased. अब जब आयन तेज चलेगा तो करंट कैरी फास्ट करेगा, तो दैट मींस द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस दैट विल इंक्रीज। ध्यान से, इसमें हमने एक ही मोल रखा था, दैट्स व्हाई देयर इज मोलर कंडक्टेंस। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रखते देन देयर वुड हैव बीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक ही बात है, रीजन तो यही है। आयंस के बीच में इंटरायनिक अट्रैक्शन, वाटर डालने से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारा डिसोसिएट हो चुका है। अब आयंस के बीच में अट्रैक्शन है। नाउ यू आर एडिंग वाटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरायनिक अट्रैक्शन दिस डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरायनिक अट्रैक्शन इट डिक्रीजेस। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आयन जो है वो तेज चलने शुरू कर देते हैं। जब वो तेज शुरू करने चल देते हैं, द कंडक्टेंस दे विल कैरी द करंट फास्टर एंड देयरफॉर द मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस with increase in dilution or decrease in concentration. Why? Because the magnitude of interionic attractions, those decrease. Magnitude of interionic attractions decrease, and due to the decrease in the magnitude of interionic attractions, the mobility of the ions increases, and due to increase in the mobility of the ions, the molar conductance of the electrolytic solution increase. अब अगर आप देखेंगे, आप फिर से वाटर डालेंगे, इसको फिर से वाटर डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। Add more water to it. When you are adding more water to it, the magnitude of interionic attraction that decreases further, and therefore the distance between the ions that goes on decreasing. That decreases further, and ions start करेंगे थोड़े से ज्यादा और ज्यादा तेज चलना. That means mobility of the ions that increases much more, and therefore molar conductance increases tremendously. अब फिर से ऐड करेंगे वाटर, अब इतना ऐड करेंगे वाटर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, इतना डाइल्यूशन करेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे. इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या होगा,
अब आयंस इतने दूर रहेंगे कि अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है. नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव एंड मोलर कंडक्टेंस विल अटेन अ फाइनल वैल्यू. और उसके बाद अब अगर फिर से वाटर डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, अब आयन को तो जितना तेज चलना था उतना ही चल पाएगा, उससे ज्यादा अब उसको जितना आपको उसको फ्रीडम देना था उतना तो उसने ले लिया. अब जितना आप वाटर डालेंगे ऊपर से, उससे तो आयन की मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द अट्रैक्शन हैज बिकम जीरो. नाउ द अट्रैक्शन हैज बिकम जीरो. अट्रैक्शन तो नहीं है, अब फिर से वाटर डालेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता. देन द मोलर कंडक्टेंस attains a constant value. When the molar conductance attains a constant value, when you have added infinite water, उस वक्त क्या होता है? The attraction between the ions that has become zero. So that means molar conductance at infinite dilution, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, molar conductance at infinite dilution, that is now becoming constant. और जो constant term हमारे पास है, that's very important. मैं इसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करूंगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास क्या होता है? यू हैव मोलर कंडक्टेंस, दिस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन. व्हाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्राइनिक अट्रैक्शन दैट डिक्रीजेस और मोबिलिटी इंक्रीज होती है. नाउ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस वक्त क्या होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस मोलर कंडक्टेंस, I can keep it as molar conductance at infinite dilution. This attains a limiting value. This attains a constant value. Why does it attains a constant value? Because magnitude of intrinic attraction becomes equal to zero for the strong electrolyte. और ये constant value हमारे पास important है. हम तो यही constant वाला conductance term ढूंढ रहे थे. Molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution का मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. वॉल्यूम इनफाइनाइट बना रहे हैं तो दैट मींस कंसंट्रेशन जो है दैट बिकम्स जीरो. मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जब वॉल्यूम इन्फिनिटी बनेगा तो कंसंट्रेशन जीरो बनेगा. M will become equal to 0. Anything divided by infinity, that will be a very small term, and that you can treat to be equal to 0. So that means this is the molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution means almost zero concentration. So you can take it as molar conductance at zero concentration. तो molar conductance at zero concentration हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं. हमारे पास मोलर कंडक्टेंस था, हम मोलर कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गए, और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन. दिस इज अ वेरिएबल, इट वेरीज विद द डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज वेरिएबल, इट वेरीज विद द डाइल्यूशन, बट दिस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद द डाइल्यूशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू, हम उसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे. तो हम कैसे निकालेंगे उसको, ये अब मसला है. हम अब तक जो ढूंढ रहे थे कंडक्टेंस, कांस्टेंट कंडक्टेंस वाला टर्म ढूंढ रहे थे. कांस्टेंट कंडक्टेंस वाला टर्म जो हमारे पास है दैट इज नाउ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन. अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे. अब हम देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये हम इसको कैसे निकाल पाएंगे. Because now we need to have a law which will give us the value of the lambda m naught. हमें इसका वैल्यू क्यों चाहिए? Because that value will be constant, and that value will be beautiful, and that value we can put in the books, and we can compare various electrolytes in terms of the values of the lambda m naught or lambda m infinity. Why lambda m naught or lambda m infinity? Because these are constant terms. तो हमारे पास जो एक इक्वेशन है कोलराश ने दी है, ध्यान से, कोलराश ने हमारे पास एक इक्वेशन लाई है दैट इज लैम्बडा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा एम सी, दैट्स इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी. दिस इज द कोलराश's इक्वेशन. बट लेटर ऑन डी बाय हक्लॉन्सगर साइंटिस्ट
D by Huckel-Onsager, they derived the equation for the strong electrolytes and which came out to be of the same form as was given by the Kohlrausch. So this is the form of the equation which was later on given by D by Huckel-Onsager. D by Huckel-Onsager equation. So this equation is also known as D by Huckel-Onsager equation, but for the strong electrolytes. डी बाय हकल-ऑनसागर इक्वेशन ने यही वाली इक्वेशन डिराइव करी, उसने इन सब का वैल्यू बता दिया, बट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली. लेकिन पहले ये इक्वेशन बोली थी किसने? कोलरॉश ने, एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा एम नॉट. देखते हैं कैसे. तो अभी आप याद रखेंगे, अगर आप इस इक्वेशन का नाम रखेंगे डी बाय हकल-ऑनसागर इक्वेशन, देन यू विल रिमेंबर दिस इक्वेशन इज दैट टाइम वैलिड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. बट इफ यू रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय द कोलरॉश, देन वो उसने उस वक्त बताया था सो दैट ये दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी. बट लेटर ऑन इट केम आउट टू बी ट्रू दैट इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट वैलिड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट ने देन कोलरॉश ने एक अलग तरीका बता दिया, हम उनके लिए कैसे निकालेंगे. फिलहाल तो हम देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, हम देखेंगे हम कैसे निकाल पाएंगे. दिस इज, हमें क्या चाहिए? लैम्डा एम चाहिए कि लैम्डा एम नॉट चाहिए? हमें लैम्डा एम नॉट चाहिए. क्यों लैम्डा एम नॉट चाहिए? बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. अब देखें कि क्या होता है. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस बहुत ज्यादा वाटर हमने डाला, दैट मींस कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो. अभी जो हमने यहां पे बताया था, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन मींस वाटर बहुत ज्यादा डालने से आपकी कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में बनती है, दैट्स ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो. So that means this term will approach to zero and this term will become equal to zero, and when this term will become equal to zero, lambda m that will be equal to lambda m naught. That's जो हमने अभी तक बोला था. At infinite dilution, molar conductance attains a limiting value, constant value at infinite dilution because the magnitude of intrionic attractions becomes equal to zero. That means अगर हम इसको इसके बीच में प्लॉट डालेंगे, यहाँ पे लैम्डा और अंडर रूट ऑफ सी के बीच में कंसंट्रेशन का वेरिएशन मतलब हो गया वेरिएशन ऑफ द डाइल्यूशन, पहले हमने बोला था. तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू c माइनस mx. जब ऐसा वाला इक्वेशन हमारे पास होता है तो ग्राफ कैसा आता है, प्लॉट कैसा आता है? तो सबको पता है ये y ऑन द y एक्सिस एंड x ऑन द x एक्सिस. जब ऐसा वाला इक्वेशन हमारे पास आता है तो इक्वेशन ऐसे, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद द स्ट्रेट स्लोप, with the slope but negative slope, and slope will be equal to minus m, and intercept will be equal to c. एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद इंटरसेप्ट ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू c. तो यहां पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये y एक्सिस पे कहीं पे कट करेगा और जो ये यहां पे वैल्यू हमारे पास आएगा इंटरसेप्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द c. नाउ अब हमारे पास y के बदले क्या है? y के बदले आज हमारे पास लैम्डा m है, मोलर कंडक्टेंस. अब x के बदले हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ c. अब m के बदले हमारे पास क्या है? b. और c के बदले हमारे पास क्या है? लैम्डा m नॉट. हमें क्या चाहिए? लैम्डा m नॉट चाहिए बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. कहां से मिलेगा? इंटरसेप्ट से मिलेगा, इंटरसेप्ट से मिलेगा. सो व्हाट यू विल डू, you will find the value of the molar conductance for different values of the concentration, and then you will plot a graph between the molar conductance and the under root of concentration. Molar conductance और concentration के बीच में क्या relation है? Molar conductance equal to K into 1000, kappa into 1000 divided by m, molarity, and divided by this C. This C. You will use the value of the C. You will use the value of the C, and you will find the K from the conductometer, and then you will substitute that and you will find the value of the molar conductance. You will take one concentration, then again you will take another. You will take one concentration और आपके लिए जो molar conductance का जो value है that's here. You will take another concentration, molar conductance का जो value है that's here. You will take another concentration, आपके पास molar conductance का और एक value आएगा that will be here, and then you will join the points to find a straight line, and then you will extrapolate the graph.
because it is not possible to have the zero concentration in the solution and then find its conductance. तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे आप जाएंगे तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब आप जाएंगे, मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो आप ग्राफ का ब्यूटी यही है, आप थोड़ा सा ग्राफ बना तो बाकी ग्राफ आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, और जब ये वाई एक्सिस को कहीं पे कट करेगा और जो इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा, दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दैट विल बी कांस्टेंट टर्म. तो दिस इंटरसेप्ट, दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, स्केल को उठाओ बाद में तो वैल्यू देखो कितना आएगा, दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसे निकालेंगे? आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग द डी बाय हकल-ऑनसागर इक्वेशन, डी बाय हकल-ऑनसागर इक्वेशन. इस इक्वेशन से निकाल दो, कोई मसला नहीं है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास आएगा. बट तो फिर से मैं इसको ग्राफ को बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, लैम्बडा एम अंडर रूट ऑफ सी, ग्राफ ऐसे आएगा, एक्स्ट्रापोलेट करो तो इंटरसेप्ट जो ग्राफ का होगा दैट विल बी लैम्बडा एम नॉट. दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करो, स्ट्रॉन्ग को ही और एक ले लो स्ट्रॉन्ग, तो स्लोप होगा अलग, अलग एक लाइन आ सकती है, इंटरसेप्ट दूसरी जगह पे आएगा. So that means you can find the lambda m naught for the strong electrolyte using the de Broglie equation. And what is that? Lambda m equal to lambda m naught minus b under root of c. Increase in concentration means decrease in dilution, and decrease in concentration means increase in dilution. तो यहां की तरफ आप concentration को decrease कर रहे हैं, means यहां की तरफ आप concentration को dilution को increase कर रहे हैं. तो यहां पे zero concentration है, यहां पे concentration zero है, means यहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू बनता है दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट लैम्बडा एम नॉट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, एंड दैट इज कांस्टेंट नाउ. फिर से मैं बोल रहा हूं, तीन बातें हमें याद रखनी है. मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. व्हाई इट इंक्रीजेस? दूसरी बात, व्हाई इट इंक्रीजेस? बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस. अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू चेंज नहीं होता, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस दैट डिक्रीजेस. आयंस तेज चलना शुरू कर देंगे और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस. दूसरी बात. तीसरी बात क्या हमें याद रखनी है, ये मोलर कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इट अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि उसके बाद अगर हम डालेंगे तो अट्रैक्शन तो जीरो बन चुका है, अब और वाटर डालने से आयन अब और तेज नहीं चलेंगे, जितना उनको चलना था उतना चल पाएंगे, तो दिस विल अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू. अब उसको निकालेंगे कैसे? ये इक्वेशन हमारे पास है, ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो इंटरसेप्ट आएगा एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ऐसा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मसला क्या है? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? Weak electrolyte is that electrolyte which is not completely dissociated. Means अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स रखे, 10 ही मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो चुके हैं, 100 टोटल में थे, 10 डिसोशिएट हुए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? 10 डिसोशिएट हो गए डिवाइड बाई टोटल, मीन्स इट इज 0.1, और you can multiply it by 100 and that will be 10%. तो दिस इज द केस विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइट है विच इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन. नाउ दैट मींस उसका जो अल्फा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है दैट इज लेस देन 1. स्ट्रॉन्ग का जो अल्फा था दैट वाज इक्वल टू 1. दिस इज द डिफरेंस. वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज लेस देन 1. अभी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, 90 मॉलिक्यूल्स ऐसे बचे हैं जो अभी डिसोसिएट नहीं हुए. नाउ अब देखते हैं क्या होता है. हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड हमारे पास होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से.
कुछ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट हो चुके हैं उनके बीच में ऐसा इंटरेक्शन होगा, इंट्रायनिक अट्रैक्शन। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो डिसोसिएट नहीं हुए, वो ऐसे ही तो होंगे। अब वाटर डाल दो, डाइल्यूशन करनी है ना। वी आर ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वी आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन कर दो, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या होगा, शाबाश। दो चीजें होंगी, एक तो ये वाले आयन से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे कि हो गया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। और दूसरा क्या होगा, डाइल्यूशन करने से ये जो आयन्स हैं, अब इनके बीच में जो फोर्स है वो भी ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिसोसिएटेड। ऑस्टवार्ड्स डाइल्यूशन लॉ 11th क्लास में है, ऑस्टवार्ड्स डाइल्यूशन लॉ। Degree of dissociation, the more and more number of ions, more and more number of electrolyte will dissociate, weak electrolyte will dissociate with addition of the water, with addition of the solvent. So ये भी dissociate हो जाएगा। अब देखो, इनके बीच में तो इंटरेक्शन होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अब तक जो कंडक्टेंस था that was only due to 2 ions. I suppose now the conductance is due to 4 ions because the number of ions has increased. क्यों नंबर ऑफ आयंस क्यों इंक्रीज हो गया? बिकॉज मेनली डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज इंक्रीज्ड। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होने का मतलब है मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, मींस अल्फा का जो वैल्यू है दैट इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। अब तक 10/100 था, अब 20/100 हो सकता है, उसके बाद 30/100, उसके बाद 50/100, उसके बाद 70/100। तो डाइल्यूशन करने से अल्फा का जो वैल्यू है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, means greater dissociation of the electrolyte takes place. When greater dissociation of the electrolyte takes place, more number of ions are formed. When more number of ions are formed, conductance will increase. That means for the molar conductance of the weak electrolytes, when it increases due to increase in dilution, and why it increases? Because dissociation of the electrolyte increases, means alpha, degree of the dissociation of the weak electrolyte increases. Strong electrolyte के लिए alpha 1 था, वो तो 1 ही था, वो constant था, but for the weak electrolyte it increases. पहले 10/100, फिर वाटर डालो 20/100, टोटल कितने लिए थे, फिर वाटर डालो 30/100, ये बढ़ता जाएगा। और जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, दिस विल बी 100/100, तो दैट मींस उस वक्त जो है अल्फा विल बी इक्वल टू 1, एंड व्हेन अल्फा विल बी इक्वल टू 1, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट हैज डिसोसिएटेड। अब फर्दर वाटर ऐड करने से मोर इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट बी डिसोसिएटेड। अब जितना उनको फ्रीडम लेना था वो ले चुके हैं। नाउ अब और वाटर डालने से और कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। यहां तक तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मैं लिखूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन जो है दैट्स कंप्लीट, सारा डिसोसिएशन हो चुका है। अब मोर नंबर ऑफ आयंस नहीं तो बनेंगे, जब मोर नंबर ऑफ आयंस नहीं बनेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस जितना इंक्रीज होना था वो हो चुका है। नाउ द मोलर कंडक्टेंस will attain a constant value at that dilution, infinite dilution, and that will be in fact molar conductance at 0 concentration, and that will be a constant term. Again we reach to the constant term, but the situation is different. For the strong electrolytes, reason is the magnitude of intrionic attraction decreases. For the weak electrolytes, the reason is the dissociation of the electrolyte increase, degree of dissociation increases. Now दोनों के लिए मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग रीजन है। मैं रीजंस और कॉन्सेप्ट को रिकैप्चुलेट करूंगा, कंक्लूड करूंगा। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रीजन क्या है? अट्रैक्शन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रायनिक अट्रैक्शंस दैट डिक्रीजेस, but for the weak electrolytes the dissociation of the electrolyte that increases. अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? अट्रैक्शन 0 बनता है और वहां पे मोलर कंडक्टेंस अटेन करता है द कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें क्या होता है? डिसोसिएशन
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है या जीरो कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिसोसिएशन कंप्लीट होता है और मोलर कंडक्टेंस जो है दैट अटेन्स ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। दोनों में कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है जो हमें चाहिए था, बट द रीजन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट केसेस। एंड व्हेन डी बाय हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन दैट इज दिस लैम्डा एम सी equal to lambda m naught minus b under root of c। lambda m c means molar conductance at any concentration। आप लिखेंगे भी नहीं, कोई मसला नहीं है। जब इसके लिए ग्राफ बनाया था मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना तो ग्राफ कुछ ऐसे आया। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ग्राफ पे हम कैसे निकाल पा रहे थे लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट ही तो हमें चाहिए। कैसे निकाल पा रहे थे, हम इंटरसेप्ट देख रहे इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे टू द जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन की तरफ इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे। अब इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, देखने में बनता क्या है। जब इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो इट रन्स पैरेलल टू द लैम्डा एम एक्सिस, तो इसका तो कहीं पे इंटरसेप्टर नहीं आएगा, तो लैम्डा एम नॉट हमारे पास नहीं आएगा। अब तो मसला फिर से हो गया। lambda m naught for weak electrolyte cannot be determined using d by Huckel-Onsager equation। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन से हम lambda m naught weak electrolyte का नहीं निकाल पा रहे हैं, because it does not cut y axis anywhere, it does not cut y axis at the zero concentration, it runs parallel to the y axis, it runs parallel to the lambda m naught axis। सो इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। तो निकालेंगे कैसे, कोलराश ने अलग एक लॉ हमारे पास दे दिया, दैट्स नोन एज कोलराश's लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस, वो यूज करेंगे टू फाइंड द लैम्डा एम नॉट। मतलब ये डी बाय हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन जो है इट्स वैलिड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स नॉट वैलिड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डी बाय हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन को अलग से ले लेंगे, ये अलग ही क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, इसको अलग से डिटेल में देखेंगे। ऐसी वाली कौन सी इक्वेशन है, कैसे उसने डिराइव कर दी, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं उसमें, वो अलग से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास एक एंट्रेंस पॉइंट बना, डी बाय हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन इज यूजफुल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को का लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हमारे पास अलग एक लॉ चाहिए, दैट्स नोन एज कोलराश's लॉ। वो आपके सिलेबस में है, उसको देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, कोलराश's लॉ टू फाइंड द लैम्डा एम नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, कैसा इक्वेशन था हमारे पास, वो ऐसा ग्राफ था, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, ऐसा बन रहा था, दिस इज स्ट्रॉन्ग। दो चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंपैरिजन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो इट विल रन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, लैम्डा एम नॉट नहीं निकलेगा इस वाले ग्राफ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेट करो, इट विल गिव यू द लैम्डा एम नॉट फ्रॉम द इंटरसेप्ट, यहां पे। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, अगर आप देखेंगे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी खास कॉन्सेंट्रेशन पे, यहां पे मोलर कंडक्टेंस फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, weak electrolyte, it is lesser than the molar conductance for the strong electrolytes at the same concentration। आप एक मोलर ले लो NaCl, एक मोलर ले लो एसिटिक एसिड, दोनों का मोलर कंडक्टेंस देखो, इसका ज्यादा होगा, NaCl का ज्यादा होगा। ग्राफ से पता चलता है at particular concentration molar conductance for the weak electrolyte is lesser but for the strong electrolytes it's more। थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है, इसमें ज्यादा आयन्स हैं, आयन्स इसमें ज्यादा है, इसमें आयन्स कम है, क्योंकि ये सारा डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। अगर इसमें 1 मोल ऑफ आयन्स है, सारे डिसोसिएटेड है। अगर इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन सारा डिसोसिएटेड नहीं है, इसमें कम ही आयन्स होंगे उससे, मतलब समझ में आता है। लेकिन जब आप इसको भी वाटर डालेंगे, इसको भी वाटर डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी वाटर डालो, इसको भी वाटर डालो, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज इन बोथ द केसेस। बट स्लोप से देख सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो स्लोप है दैट्स मोर देन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप जो है वो कम, मींस
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस का जो इंक्रीज है वो लेसर है देन द वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वीक का भी स्ट्रॉन्ग का भी इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा विद डाइल्यूशन, बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज तेजी से होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज उतने तेजी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयन्स जितने आने थे आ चुके हैं, उनके बीच में डिस्टेंस जो है, उनके बीच में इंटरेक्शन जो है दैट डिक्रीजेस। बट इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रायनिक अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन इसमें दोनों का इफेक्ट है। दैट्स व्हाई स्लोप यहां पे बहुत तेज है। इट फास्टली इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और इट फास्टली डिक्रीजेस with increase in concentration. This is the main difference between the strong electrolyte and the weak electrolyte. तो अब हम किस पॉइंट पे आ गए थे? हम K से भागते भागते आ गए थे लैम्बडा एम पे और लैम्बडा एम ई क्यू पे। लैम्बडा एम ई क्यू जो है ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों वेरी होते हैं विद द डायलेशन, सो हमें ये वाला टर्म नहीं चाहिए। सो हम लैम्बडा एम नॉट पे आ गए थे और लैम्बडा एम इन्फिनिटी पे आ गए थे। तो दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, but lambda m naught or lambda m infinity, this can be easily determined for the strong electrolytes using the de Broglie-Hausdorff equation. But for the weak electrolytes हमें फिर से मसला हो गया, हम इसको नहीं निकाल पाएंगे फ्रॉम द ग्राफ। तो कैसे निकाल पाएंगे? हमारे पास एक लॉ दिया है कोलराश ने, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। उस लॉ को हम यूज करके विल बी एबल टू डिटरमाइन लैम्बडा m naught फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। थैंक यू।